हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली हमारी ये सुबह 9 बजे क्लास होती है और ये जो 9 बजे क्लास होती है इसमें हम लोग किस पर बात करते हैं, विज्ञान और सामान्य ज्ञान पर, यानी कि 20-20 प्रश्नों का समावेश रहता है और आपको ये देखना है कि आप इन 40 में से आज कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। मैं आपको सिंपल सा आज एक टारगेट देता हूँ 25 प्लस करने का। सर एक दिन 30 बताते हैं आप, तो एक दिन सर इतना बताते हो उतना। देखो ऐसा है कि आज के क्वेश्चंस भी थोड़े से हार्ड है, इसीलिए 40 में से आप सिर्फ 25 प्लस करेंगे तो भी मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास को। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे और देखेंगे। मैं सुपर फास्ट करने की ट्राई करूंगा, हालांकि विज्ञान तो बिल्कुल सुपर फास्ट ही होगी। उससे पहले हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपका जो क्लासेस का टाइम टेबल है उसकी मैं आपसे बात करूँ तो ये आपका क्लासेस का टाइम टेबल है। जैसे सुबह 9 बजे क्लास होती है और उसके बाद आपकी क्लास होगी रात को 9 बजे। अभी 6 बजे वाली क्लास सुस्ती में है, तो इसको वापस हम जगाएंगे, देखते हैं कब जगती है ये। तो शुरू करें। वैसे ये राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाकर अपने नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। तो ये इसको भी आप लोग महत्व देते हुए पढ़ेंगे और आप बाकी जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं इसके लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और आप हमें राजस्थान क्लासेस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना नाम जिला लिख कर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। लेकिन ये बाद की बात है, पहले क्लास को कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, सवाल आपसे यूं पूछा जा रहा है, किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। कहीं पर इसका नाम है काबू लामजाओ, तो कहीं पर लिखा हुआ होता है किबू लामजाओ। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर है, मणिपुर में स्थित है। आपने पहला ही प्रश्न जो है करा वो बिल्कुल सही करा है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। ऑप्शन ए आपने चुना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीन के साथ भारत की कितनी सीमा संलग्न है, यानी कि लगती है। ये आपसे सवाल किया जा रहा है। 4096 किलोमीटर, ये तो सर बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, बांग्लादेश को लॉक कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी लगती है दोस्तों किससे, चीन से लगती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। इसके साथ साथ मैं आपसे बात करूं इसमें किसकी सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, उत्तराखंड की सीमा भी लगती है और सिक्किम की भी सीमा लगती है इस साइड से, और अरुणाचल की सीमा भी लगती है, तो जम्मू कश्मीर की भी लगती है। तो 5 राज्य हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो पंचेत बांध किस नदी पर अवस्थित है। देखिए दोस्तों, जो पंचेत बांध है ना, ये चंबल पर है, गिरना पर है, गोदावरी पर या दामोदर पर है। मैं आपसे बात करूं तो लाभान्वित जो जिले हैं, राज्य हैं, लाभान्वित राज्य कौन कौन से, तो याद रखना झारखंड और पश्चिम बंगाल है। झारखंड व पश्चिम बंगाल है दोस्तों, याद रखना। ये दामोदर नदी पर बनी हुई है ये परियोजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से असुमेलित युग्म कौन सा है। निम्न में से असुमेलित युग्म है, रावी नदी की लंबाई इतनी कह रहे हैं, व्यास की इतनी कह रहे हैं, कालीगंगा की इतनी कह रहे हैं और कोसी नदी की 730 बता रहे हैं। देखो रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर, ये सही कथन है आपका। ठीक है, व्यास नदी की 470 किलोमीटर, ये भी सही है आपका। ठीक है, देखो रावी की परुष्णी कहा जाता था प्राचीन काल में और व्यास को विपाशा कहा जाता था प्राचीन काल में, ये चीज़ भी याद रखिएगा। कालीगंगा को हम लोग शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कालीगंगा शारदा नदी, इसकी लंबाई की बात करें 602 किलोमीटर है भैया। कितनी है, 602 किलोमीटर है, याद रखना। तो यहाँ पे अपना असुमेलित हो जाएगा सी ऑप्शन, और बाकी कोसी 730 है जो बिहार में बहती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से असुमेलित यानी कि भौगोलिक उपनामों से संबंधित पूछा जा रहा है। देखो खुशबुओं का शहर कन्नौज दे रखा है, तो ये आपका सही है भैया। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ दे रखा है, ये भी सही है आपका। ठीक है, और बाकी जो 5 नदियों की भूमि की बात करें तो ये पंजाब सही है। बुनकरों का शहर हैदराबाद नहीं है, बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। दोस्तों पानीपत कहाँ पर है, हरियाणा में स्थित है। सोनीपत भी है वैसे हरियाणा में, लेकिन बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नवाबों की नगरी तो आप हैदराबाद को जरूर कर सकते हैं। जलांगी नदी किस नदी की सहायक नदी है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। जलांगी नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है, तो मैं बात करूं तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपने लॉक करा। ये गंगा की शाखाएं हैं, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से असुमेलित कौन सा, यानी कि कोसी परियोजना, जल परियोजना बिहार और नेपाल दे रखा है, गिरना परियोजना महाराष्ट्र दे रखा है, रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश दे रखा है, और मुचकुंड जो परियोजना ये गुजरात दे रखा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग यूँ कह सकते हैं कि मुचकुंड जो परियोजना ये गलत है, असुमेलित है, क्योंकि ये ओडिशा और आंध्रा में है, ओडिशा व आंध्रा में है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आपने ऑप्शन डी को चुना है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी रामगंगा उत्तर प्रदेश, गिरना महाराष्ट्र, ठीक है, और कोसी बिहार नेपाल। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से सेतु भारतम के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इनमें से सेतु भारतम के बारे में सत्य कथन कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण से संबंधित, ठीक है, इसका शुभारंभ जो है 4 मार्च 2016 में किया गया था, तो ये इससे संबंध रखता है, और शुभारंभ इसका 2016 में। तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है सेतु भारतम के बारे में? तो हम कह सकते हैं कि दोनों बिल्कुल सही है। सेतु भारतम राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण से संबंध रखता है ये, ठीक है, इसका शुभारंभ 4 मार्च 2016 को करवाया गया, यानी कि ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, देखो तुक्के से भी करो तो बिल्कुल कहना कि सर हमने इतने तुक्के से करे और इतने हमें याद थे। अब जैसे आपसे पूछा जा रहा है पूर्णा परियोजना कहाँ पर अवस्थित है, तो पूर्णा परियोजना आपके छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, झारखंड में भी नहीं है, महाराष्ट्र को लॉक करेंगे यानी ऑप्शन सी को, और पूर्णा परियोजना आपके पूर्णा नदी पर ही स्थित है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न कथन किस स्टील संयंत्र से संबंधित है? निम्न कथन जो है किस स्टील संयंत्र से संबंधित है, यानी कि सेलम, विशाखापट्टनम, आसनसोल या भद्रावती। देखो भारत का पहला बंदरगाह पर स्थापित संयंत्र है ये वाला, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का प्रमुख इस्पात कारखाना भी है। तो ये दोनों कथन जो है ना कहीं किसकी ओर इंगित करता है हमें? ये इंगित करता है विशाखापट्टनम की ओर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न कथन किससे संबंधित है? कि यह विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है, इसे वर्ष 2013 में बाघ परियोजना में चयनित किया गया। देखिए दोस्तों, हम लोग यूँ कहें कि सर हम राजस्थान में तो इसको हाड़ौती पहाड़ियाँ कहेंगे, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो है विस्तार विंध्याचल पहाड़ियों का भी यहाँ पर है, तो हम कहेंगे कि मुकुंदरा में है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों। देखो ऑप्शन सी को, मुकुंदरा को लॉक करेंगे। कोटा व मुकुंदरा है ना, तो कोटा व चित्तौड़गढ़ है, ठीक है, मुख्य रूप से ये। बाकी इसको विस्तृत की बात करें तो इसको बूंदी और झालावाड़ में भी इसको फैलाया गया है, याद रखना। तो आपने ऑप्शन सी को चुना है, तो बिल्कुल आपका सही है। और अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य अवस्थित है, बताइए। देखिए दोस्तों, नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य जो है ना ये कहाँ पर है, कहाँ पर अवस्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश या मेघालय? तो आप कहेंगे सर मेघालय को लॉक करेंगे। कहाँ पर, किसको लॉक करेंगे? मेघालय को, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन किससे संबंधित है? निम्न कथन जो है ना किससे संबंधित है? इंग्लैंड से पढ़ाई कर 1912 ईस्वी में भारत आए, 1921 को पहली बार गांधी जी से मुलाकात हुई। तो देखिएगा निम्न कथन किससे संबंधित है, यूँ आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देखो इंग्लैंड से 2012 में ये भारत आए थे, 1921 में पहली बार गांधी जी से मुलाकात हुई, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जवाहरलाल नेहरू। इनके पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू था, ठीक है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। और इनको चाचा जी के नाम से पुकारा जाता है हमारे यहाँ पे, है ना, भारत में। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख है, या फिर ये अवसर की समानता को परिभाषित करता है, ये अनुच्छेद कौन सा है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 16, अनुच्छेद 16 होगा राइट आंसर आपका। और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम जिया मेज है? इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम जो है जिया मेज है? ज्वार का, गन्ना का, कपास का, मक्का का? तो दोस्तों जिया मेज किसका वानस्पतिक नाम है? राइट आंसर हो जाएगा मक्का का, यानी कि ऑप्शन डी आप सभी का सत्य कथन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यूं कह रहा है कि किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का वैधानिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है? ऐसा किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का वैधानिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा के शाह। के शाह को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा, है ना। इसको लॉक करेंगे आप लोग। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोल डैम परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों, कोल डैम परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है,
हिमाचल प्रदेश है, या गुजरात एवं मध्य प्रदेश है, या फिर अ व ब दोनों है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ऑप्शन देखो बी सही होगा। काफ़ी भाई बहन क्या बताएंगे कोल डैम के बारे में, देखो कि अ व ब दो भी बताएंगे काफ़ी लोग, तो ठीक है, काफ़ी गुजरात और मध्य प्रदेश भी बता सकते हैं। ठीक है, तो बात ऐसी है कि आप अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को भी यूं कह नहीं सकते कि ये अ व ब दोनों होगा। कैसे होगा, देखो ये अरुणाचल प्रदेश किस साइड में है और हिमाचल प्रदेश किस साइड में, तो बीच में और भी तो राज्य आते हैं, उनको क्यों नहीं। तो ऐसे में कह के आप अ व ब दोनों को तो नहीं रख सकते। कोल डैम जो है ना आपके सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, सतलज नदी पर बना हुआ, अगर आपको इतना याद हो तो। ठीक है, तो गुजरात और एमपी भी नहीं होगा। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। ओके, अच्छा सा क्वेश्चन था आपका। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथन जो है ना, निम्न कथन किस कारखाने से संबंधित है। इनमें से जो कथन है, जैसे इसकी स्थापना 1937 के में हुई, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में होती है। 1953 ईस्वी में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। तो बोकारो स्टील प्लांट होगा, या फिर आपका स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल होगा, या फिर मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स होगा, या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला होगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सत्य कथन होगा। क्लियर है? हाँ सर, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना 1937 में बर्नपुर में हुई थी, और 1953 में इसको क्या कर दिया गया था, भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा असुमेलित है, बताओ। देखो ये भी आसान सा सवाल है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश दे रखा है इसमें आपका। भगवान महावीर उद्यान गोवा दे रखा है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश दे रखा है, और सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य गोवा दे रखा है। तो यही आपका असुमेलित है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। भगवान महावीर गोवा में है, रोहिला हिमाचल प्रदेश में, सुल्तानपुर हरियाणा कर लीजिएगा आप। ठीक है, झील अभ्यारण्य जो है गोवा में नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लम्बस का प्रतीक कौन सा है। इनमें से कौन सा जो प्रतीक है वो प्लम्बस का है। ठीक है, और ये नाइट्रेट से संबंधित है। Pb+ होगा, Pb3+ होगा, Pb4+ होगा, या Pb2+ होगा। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, Pb2+ हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है, देखो कोई तत्व हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से क्रिया कर यौगिक बनाता है, उस तत्व की संयोजकता क्या होगी। देखिए दोस्तों, 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा, या 3 होगा। कोई तत्व हाइड्रोजन के 3 परमाणु से क्रिया कर यौगिक बनाता, तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी। आप कहेंगे सर ऑप्शन 4 को लॉक करिएगा, यानी कि सॉरी ऑप्शन डी को लॉक करिएगा। ठीक है, 3 संयोजकता हो जाएगी तत्व की। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यौगिकों को संकेतात्मक रूप से प्रकट करने के लिए प्रतीकों को समूह के रूप में लिखा जाता है, इसे क्या कहा जाता है। देखिए, यौगिकों को संकेतात्मक रूप से प्रकट करने के लिए प्रतीकों को समूह के रूप में लिखा जाता है, इसे हम लोग कहेंगे अणुसूत्र, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कपड़े धोने का सोडा कौन सा है। ये सवाल आपको वनरक्षक एग्जाम में पूछा भी गया था कि कपड़े धोने का सोडा कौन सा है, हमने भी कई मरतबा पढ़ा। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ये एक अकार्बनिक यौगिक है, वैसे आप सभी को पता होना चाहिए अकार्बनिक यौगिक है। और इसका रासायनिक जो सूत्र है वो है Na2CO3। Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होती है। देखिए दोस्तों, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है अधिकतम होती है नाभिक से अनंत दूरी पर, प्रथम उत्तेजित अवस्था में, आद्य अवस्था में, या नाभिक पर। देखो, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होती है नाभिक से अनंत दूरी पर, प्रथम उत्तेजित अवस्था में, या फिर आद्य अवस्था में, या नाभिक पर। तो राइट आंसर आपका होगा नाभिक से अनंत दूरी पर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। और गोल्ड का रासायनिक प्रतीक आपको बताना है, यानी कि मैं आपसे बात करूं स्वर्ण या फिर सोने का जो रासायनिक प्रतीक है वो आपको बताना है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये आसान सा सवाल है और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा AU। और इसकी परमाणु संख्या की मैं आपसे बात करूं तो आप परमाणु संख्या क्या मानेंगे। परमाणु संख्या इसकी आप बताएंगे 79। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है इनमें से कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, या उक्त सभी।
तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो सबसे बड़ी जो है थायराइड है, और वैसे सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो कौन सी है वो आप बताएंगे हमें, ठीक है। नॉर्मली सबसे बड़ी ग्रंथि जो शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिस प्रकार से हमने छोटी ग्रंथि को पढ़ा उसी प्रकार से आपको बताना है आंसर कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया न्यून हो जाती है, उत्प्रेरक का रासायनिक अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उक्त 1 व 2। तो दोस्तों यहाँ पे तीव्र भी हो जाती है, न्यून भी रहती है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। और अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि मानव शरीर में पसीना बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है। देखिए, मानव शरीर में पसीना बनाने वाली ग्रंथि के बारे में पूछा जा रहा है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि होगा, थायराइड ग्रंथि होगा, पीयूष ग्रंथि होगा, या एक्राइन श्वेत ग्रंथि होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है। इसे पसीना ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। और वैसे अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग जो है पसीना ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन में निम्न में से पदार्थ का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। रासायनिक संगठन को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो देखो, रासायनिक परिवर्तन जैसे मोम का पिघलना, जल का बर्फ बनना और नमक का पानी में घुलना। देखो, कोयले का जलना जो है आपका एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ें और अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है। इनमें से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है। तो राइट आंसर होगा लोहे पर जंग लगना, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर भी लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन त्यागता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या ऑक्सीजन ग्रहण करता है। बताओ, आप कहेंगे सर यहाँ पर भी ऑप्शन ए ही है जो सत्य होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया का, विश्लेषण अभिक्रिया का, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का या तीव्र अभिक्रिया का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखो, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, यह प्रक्रिया कैसी है, किस प्रकार की प्रक्रिया बताइए। देखो, अवस्था है, कलर है, रंग है, जैसे हमने बात करी कि जो अगर बदल जाए तो फिर रासायनिक परिवर्तन ही कहलाएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर लेंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है, चांदी के आभूषणों का लंबे समय बाद काला पड़ जाना जो है प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखो, चांदी के जो आभूषण होते हैं उसको लंबे समय तक रखते हैं तो वो काले पड़ ही जाते हैं। तो उसकी बात करें, ऑक्सीकरण भी है, भौतिक नहीं है, अपचय नहीं है, तो ऑक्सीकरण और रासायनिक दोनों हो जाएगा, है ना। जब रासायनिक ऑप्शन में है तो बिल्कुल दोनों हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी है जो लॉक होगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो है ना परिवर्तित हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या परिवर्तित हो भी सकता है और नहीं भी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन बी, अपरिवर्तित रहता है, यानी कि ऑप्शन बी को आपने सही चुना है, बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्प्रेरक का कार्य किसी अभिक्रिया के वेग को घटाना है, बढ़ाना है, या परिवर्तित करना है, या फिर अपरिवर्तित करना है। आखिर क्या होगा इसका आंसर। उत्प्रेरक का कार्य किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करना, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, वैसे आज के क्वेश्चन जो मैं मॉक टेस्ट के रूप में ही बता रहा हूँ सारे के सारे, ठीक है। अगर जीव विज्ञान के क्वेश्चन होते तो मैं आपके लिए उसके साथ एनालिसिस भी करता, ठीक है, एक्सप्लेन भी करता, बट मैंने आपको बताया भौतिक और रसायन में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही दे पाऊंगा, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने एग्जाम के लिए। निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक का गुण नहीं है। उत्प्रेरक की अल्पमात्रा ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकती है, ये सही है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, तो ये गलत है आपका, ठीक है। उत्प्रेरक की स्वयं की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी सही है। उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था बदल सकती है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है।
ओके सर, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक अम्ल के द्वारा क्षार को उदासीन करने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अवशोषित होती है, या फिर जो है यह एक ऊष्मा निक्षेप अभिक्रिया है, या फिर यह गुण अम्ल एवं क्षार की प्रकृति पर निर्भर करता है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा उत्सर्जित होती है। एक अम्ल के द्वारा क्षार को उदासीन करने पर ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है, यानी ऑप्शन ए को लॉक करा है। तो बताओ, आपने 40 क्वेश्चन पढ़े 20 मिनट में, कितने सही हुए होंगे? ये लास्ट के अपने ज़बरदस्त सुपर फास्ट करिए, 5-7 मिनट में ही कर लिए, ठीक है। तो जल्दी से यूँ बताओ आप कि आपने 40 में से कितने सवाल सही किए हैं। बाकी क्लासेस का टाइम टेबल अगर आप नए हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आप लोग जो जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर किया करो यार। नहीं तो है ना, जो आपके लिए मेहनत की जा रही है उसका क्रेडिट तो नहीं मिल रहा है, रियल बता रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ शेयर किया करो ताकि आपके और भी भाई बहनें जुड़कर अपनी स्टडी को और मजबूत बना सके। और बाकी अगर आप नए हैं तो राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मैसेज करके, वेबसाइट पर क्या, इस नंबर पर मैसेज करके अपना नाम और ज़िला लिखकर ही मैसेज करें ताकि आपको ग्रुप में जोड़ने में आसानी रहे। राजस्थान क्लासेस की जो वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट को भी विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स दिए जा रहे हैं। तो इसको भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करें एक बार और देखें कि कैसे क्या नोट्स हैं, क्या हमारे काम आ सकते हैं या नहीं, तो उसका भी आप लोग स्वयं डिसीज़न ले सकते हैं। तो शुक्रिया आप सभी का, और मिलते हैं वापस रात को 9 बजे, ठीक है। वैसे फ़िलहाल आपके लिए नोट्स बन रहे हैं किसके, जो राजस्थान अध्ययन है ना 9th और 10th की, उसके आपके लिए नोट्स बन रहे हैं। तो वो मेहनत आपके लिए ही की जा रही है, तो आप सभी बस बने रहिएगा। जल्दी वो भी मैं आपको PDF देने की कोशिश करूँगा, जल्दी, ठीक है, आपको सेट एग्ज़ाम से पहले ही। लेकिन याद रखना, उस PDF के बाहर कुछ नहीं होने वाला है, आपके रहेगी राजस्थान अध्ययन ही सिर्फ, बट वहीं से सवाल बनते हैं क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको कि राजस्थान GK के लिए आप वही 2 बुक्स पढ़ें जिसमें से आपका जो टॉपिक कवर हो। बाकी राज्य व्यवस्था के लिए आप अलग से किसी भी बुक को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।